हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग इस क्लास से फिर जुड़ रहे हैं और अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। बीच में त्यौहार की वजह से छुट्टी करनी पड़ी थी, ठीक है। तो आप 21वें नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं, पार्ट 21। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में इनमें से कौन सा गंतव्य शामिल है? क्या पूछा गया है? बुंदेलखंड सर्किट में इनमें से कौन सा गंतव्य शामिल है? ऑप्शन ए अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ऑप्शन बी है प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। ऑप्शन सी है आपका चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, वितूर, अयोध्या। ऑप्शन डी है वितूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। देखिए, हम बात अगर करें उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की, तो यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन प्रतिपद का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। इसी के क्रम में आपका बुंदेलखंड सर्किट आता है। ऐसे कई सर्किट उत्तर प्रदेश में चर्चा में हैं। जैसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे पर्यटन के अनुसार लगभग कुल 7 सर्किट बनाकर एक समान पर्यटन केंद्र को विकसित किया जा रहा है। इसमें बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सर्किट, विंध्य वाराणसी सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, ब्रज सर्किट, अब कई शामिल हैं। तो बेसिकली अगर आप रामायण सर्किट की बात करो, पूछा जाएगा इसमें जो है जो सीताराम से जुड़े स्थल हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और इनमें अगर देखा जाए तो अयोध्या, आपका विठूर, चित्रकूट सहित अन्य स्थल शामिल होंगे। बात क्लियर है? बौद्ध सर्किट की बात करें, ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में। तो बेसिकली बौद्ध सर्किट में बौद्ध तीर्थ यात्रा के और प्राचीन काल के प्रमुख बौद्ध स्थलों के लिए विशेष यात्रा कार्यक्रम है। इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, कपिलवस्तु, कुशीनगर जैसे स्थान सम्मिलित हैं। तो आप देख लीजिए, इनमें बौद्ध सर्किट अगर आप पूछेगा कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, शंकिसा, कपिलवस्तु, कुशीनगर। बुंदेलखंड सर्किट की बात करें तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है, विठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। आप इसको देख पा रहे हैं। बुंदेलखंड सर्किट में कौन है? विठूर है आपका, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर और महोबा है। बात क्लियर है? ठीक है। आप इन क्षेत्रों में शौर्य के निशानों से परिपूर्ण महलों और किलों को देख सकते हैं बुंदेलखंड सर्किट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अवध सर्किट में क्या है? अवध सर्किट की बात करें तो इसमें बेसिकली लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर जैसे जिलों को धार्मिक और पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। नैमिषारण्य और देवा शरीफ इस सर्किट में मुख्य पर्यटन स्थल हैं। ब्रज सर्किट की बात करें तो बेसिकली आपका वृंदावन, मथुरा, वृंदावन और आगरा सम्मिलित किया गया है आपके ब्रज सर्किट में। और यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण से संबंधित कई इतिहास के तथ्य मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी यहीं है, इसी सर्किट में आएगा। ठीक है। उसके बाद विंध्य वाराणसी सर्किट की बात करते हैं तो विंध्य वाराणसी सर्किट में वाराणसी, चुनार, विंध्या जैसे क्षेत्र, यह इलाका बेसिकली सांस्कृतिक पर्यटन के रूप से काफी अहम माना जाता है। वाइल्ड लाइफ सर्किट क्या है? इस सर्किट में सबसे अंतिम सर्किट वाइल्ड लाइफ सर्किट है। इसमें पीलीभीत, कतरनिया घाट, दुधवा वन्यजीव अभयारण्य को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत वाइल्ड लाइफ से जुड़े क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करना सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। बात क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, और अभी प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। कैसे? देखिए, हमने सारे सर्किट जितने सबके डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था बुंदेलखंड सर्किट। आप यहाँ पे आइए, बुंदेलखंड सर्किट हम लोग अभी पढ़ रहे थे। विठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। आप देख लीजिए इसमें कैसे क्या है ना। देखिए, अगर हम बात करें बुंदेलखंड सर्किट की तो बेसिकली आपको विठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो आपका यही सही है। विठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा ये बुंदेलखंड सर्किट में आते हैं। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? निम्नलिखित में किस उत्पाद में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? एग मार्क इन द सेंस क्या है? जैसे कुछ लोग कहेंगे एग मतलब अंडा, मार्क मतलब अंडे पर जो मार्क है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। एग मार्क इसके लिए होता है, सोने के लिए होता है, कोल्ड ड्रिंक के लिए होता है, दलहन के लिए होता है, या इत्र के लिए होता है। बताइए सर इसका क्या होगा? देखिए, बाजार में जो कई कृषि उत्पाद उतारने से पहले इनकी पैकिंग जिन पैकेटों में की जाती है उन पर जो है बेसिकली एगमार्क का जो है लेबल लगाया जाता है, जिसे उस उत्पाद का एगमार्क कहते हैं। एगमार्क एक प्रमाणीकरण चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? कृषि और खाद्य उत्पादों पर। आप कौन सा दिख रहा है इसमें? सोना कृषि का है, कोल्ड ड्रिंक कृषि का है, इत्र कृषि का है? नो, इसमें है क्या? दलहन। ठीक है। जो मतलब कोई भी कृषि खाद्य उत्पाद होगा उस पर एगमार्क लगाया जाएगा। एगमार्क का उपयोग जो है वो बेसिकली आपके कृषि उत्पाद अधिनियम, क्या भैया? कृषि
उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया है। दिए विकल्प में दलहन पर, जिसे आप देख पा रहे हैं दलहन में जो है इसमें 1 मार्क का लेवल लगा जाता है, इसको आप राइट आंसर मार सकते हैं। यहाँ गेहूं होता तो भी आप मार सकते, तो बेसिकली आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, जनगणना से प्रश्न बेसिकली यूपीटीसी ने बहुत पूछ रखे हैं, है ना, तो इसलिए चूंकि ये प्रीवियस ईयर हम आपको करवा रहे हैं तो आप इसको समझिए कैसे इसकी सीरियसनेस बनी रह सकती है। तो 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत है? 16.6%, 8.6%, 18.9% या 22.5%? बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके आंकड़े के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें करीब जो इनकी संख्या है वो 20.137 करोड़, ये इनकी जनसंख्या है, पूरे भारत की बता रहा हूँ, है ना, पूरे भारत का जो जनसंख्या वो यही है। अब आपसे पूछा जाता है कि सब, जैसे मान लीजिए आपसे पूछो सर्वाधिक, अगर आपसे पूछो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है, सर्वाधिक अगर पूछे, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है सर्वाधिक और एक प्रश्न बन सकता है न्यूनतम, तो दोनों प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि साहब ये बताइए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप अपने तुरंत आएंगे किस पे? उत्तर प्रदेश। किस पे आएंगे भैया? उत्तर प्रदेश जो है यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। और अगर बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम मेरे दोस्त मेरे भाई इसका क्या है? इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। क्या है? मिजोरम है। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा करीब 16.6% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए सर इसका क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ बात करें, आप ऐसे समझिए, जब भी आप इसे अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि आपको रटना है। जैसे आप यहाँ पे क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर ए 23वां। तो देखिए 23वां में क्या किया है? 23वां में अगर देखा जाए तो यही है ना, मानव, लिखा क्या है? मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। बात क्लियर है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में, क्या कहता है? पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आएंगी। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालक इन द सेंस जो जिनकी एज काम करने की नहीं है, जैसे 16 साल 18 साल जो रखी गई है, वो आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। नियोजन का प्रतिषेध मतलब क्या? कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। 25वां क्या कहता है भैया? 25वां कहता है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब ये धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित? धर्म से संबंधित। धर्म को आप क्या कर सकते हैं? मानना, उसका आचरण करना। जैसे अभी मंगलवार आज है, शिक्षक दिवस है, मंदिर चले गए तो आप मानिए, आचरण करिए उसका, जाइए बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाइए, ठीक है। आचरण करना और उसके बाद प्रचार करना। जैसे हम कहें कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है या ऐसे धर्म के बारे में बात करें तो प्रचार भी आप कर सकते हो। बेसिकली इसकी छूट जो है वो अनुच्छेद 25 देता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या दे दिया? 32वां आपको पता ही है। 32वां क्या कहता है? 32वां सीधे कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात क्लियर है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है आपका। अब इसमें बताइए राइट आंसर आप बताएं सर क्या होगा इसका। देखिए अगर हम बात करें किसकी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23वें की, तो यहाँ पर मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है और यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से क्या है? एक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाता है कौन सा अधिकार नागरिकों को और कौन सा जो है सबको प्राप्त है, तो आपको पता है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ये बेसिकली केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है ना। 15, 16, 19, 29 और 30। अभी कोई बाहरी आदमी आ करके चिल्लाना शुरू कर देगा कि भारत खिलाफ बोलने नहीं सही हो जाएगा। तो बेसिकली आपका आप देख पा रहे 15, 16, 19, 29 और 30 ये बेसिकली 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सब नागरिकों और जो लोग हैं सभी को प्राप्त है, चाहे जो विदेशी भी है उसको प्राप्त रहता है। चलिए सर अगला लेते हैं।
अगला क्या है, कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा। ऑप्शन है, कृषि विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, ठीक है। कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना। ऑप्शन सी है, पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतों में कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे। डी है, कम से कम 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सोचिए इसकी संपत्ति, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई प्रावधान है? पूछा क्या है, कोई भी राजनीतिक दल, यहाँ बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, किसी भी राजनीतिक दल की बात चल रही भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें राजनीतिक दल की, तो बेसिकली आप यहाँ पे आएंगे तो किसी भी, जैसे इसमें राइट आंसर जो कृषि लिख दिया है, कृषि नहीं होगा यहाँ पे, किसी, क्या है, किसी, तो यही आपका राइट आंसर दिख रहा है। देखिए, किसी राजनीतिक दल के अंतर्राज्यीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करना उसको, तो आपको पता है कि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती इसमें। पहला ये रहता है कि राज्य की विधानसभा में संपन्न चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3% या 3+ सीटें जो है वो आप जीतें। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर, वो 25 में से एक सीट पर दर्ज जो है जीत दर्ज हासिल की है। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का लगभग, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, 6% मत प्राप्त किया हो। उसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या जैसे 6% मत प्राप्त कर लिया और एक लोकसभा या 2 विधानसभा सीट जो है वो प्राप्त करे। राज्य में लोकसभा विधानसभा में हुए संपन्न चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का लगभग अगर 8% भी प्राप्त कर लिया है और ये चीजें नहीं हासिल हुई हैं, तो भी उसको माना जाता है कि वो राज्य का दल है। तो इसका बेसिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा भैया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, श्री नरसिम्हा राव जी के द्वारा, या फिर श्री नरेंद्र तोमर के द्वारा। बताइए कब घोषित किया गया पंचायती राज दिवस? आपको पता है, देखिए पंचायती राज दिवस के भी आगे हो सकता है एक प्रश्न और आपको मिले। देखिए पंचायती राज की हम बात करें तो पंचायती राज दिवस हम मनाते कब है? तो बेसिकली पंचायती राज जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल में ये हुआ क्या था? 24 अप्रैल 1993 को ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, क्या 73वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था, संशोधन लागू किया गया है, ठीक है। ये 24 अप्रैल को लागू किया गया था, लेकिन ये 24 अप्रैल को मनाना कब से शुरू किया गया? ये मनाना शुरू किया गया सन 2010 से। तो 2010 में सरकार किसकी थी? ये बेसिक आप समझ जाएंगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो 2010 में सरकार, आपको पता है कि 2005 के बाद से कांग्रेस थी 2014 तक। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 4000 मीटर, 6000 मीटर या 5000 मीटर या 3000 मीटर? बताओ भैया कितनी है? देखिए इसकी जो हिमालय पर्वतमाला है भारत के उत्तर में और भारत के तिब्बत के मध्य में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां से घिरी हुई विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है। यह उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत, सिक्किम, भूटान के मध्य प्राकृतिक सेतु का कार्य करती है तथा भारत को उत्तर में शेष एशिया से पृथक करती है। इसके सुदूर उत्तरी भाग का जो औसत ऊंचाई है वो बेसिकली आपकी 6000 मीटर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर इसका है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्तानी जनजाति, अप्तानी जनजाति में से किस राज्य के मूल निवासी है? नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड की या छत्तीसगढ़ की? देखिए अगर बात करें अप्तानी जनजाति की तो ये बेसिकली निवासी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। कुछ और जनजातियों के विषय में जान लेते हैं, अगली स्लाइड में हमने ले रखा है। देखिए सर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करें जम्मू कश्मीर की, डोगरा यहाँ की है, ठीक है। उसके बाद बकरवाल, चांगा, सिंगपी, या जैसे अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे गद्दी है, फंगवाली है, गुज्जर है, ठीक है।
ये आपके बॉर्डर पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के। सहरिया है, भील है ना, ये राजस्थान की है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे गरसिया है, मिरात है, ठीक है। अब यहाँ गुजरात में आप आएंगे कोली, भील, डाफर, ठीक है। यहाँ टोड़िया है। फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे दे रखा है। दक्षिण भारत सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो टोडा जनजाति है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है, ठीक है। ये केरल में पाई जाती है। फिर अगर पूछे भारत सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा आती है, गोंड है। गोंड कहाँ पे है, बेसिकली आंध्र प्रदेश की जनजाति है। गोंड, चेरुकला, बंजारा, है ना, कोया। उसके बाद जैसे तेलंगाना कौन सी, चेंचू है। तो ऐसे करके तमिलनाडु कौन सी, मलैया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे सेंटलीज सबसे बड़ी जनजाति जो अंडमान निकोबार की है। ओंग है, सैम्पेन है ग्रेट निकोबार में, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इधर आप आएंगे तो मतलब ये सारी जनजातियाँ जो है हमने यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है। मीणा, भील, ये सब सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आएंगे थारू जनजाति, अगारिया जनजाति बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भेटिया, या इससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश सटे राज्य हैं वहाँ भी यही कंडीशन है। झारखंड की बात करें संथाल, मुंडा, उराव, हो, ये सारी जनजातियाँ हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये यहाँ पे सौरा, कोडाकू, और उसके बाद आप देख ही पा रहे हैं उड़ीसा में कई जनजातियाँ, खोर, सुगार, भुइयाँ, बोंडा, कोया, भमिंजा, ठीक है। तो ये ऐसे करके है। जैसे अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आएंगे मिसमी, डफला, अबोर, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मिकिर है, डिमासा है, ठीक है। बोडो जनजाति जो है ये असम की है, ठीक है। कुकी जनजाति आपके भी जैसे यहाँ पे है, ये मणिपुर में कुकी है। माओ है, माओ देख पा रहे हैं यहाँ पे लुसाई जनजाति है। तो ये बेसिकली यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद जैसे अब मतलब ये सारी चीज़ें आपको जनजाति संबंधित ये एक ग्राफ हमने ले रखा है, समझा दिया। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यूरोप में कितने देश हैं, ऐसे यूपीएससी ने पूछ रखा सीधे प्रश्न। और ये एसएससी ने सेम टू सेम एसएससी ने पिछली दफ़ा यही प्रश्न पूछा था एसएससी सीएचएसएल में। कितने देश हैं, 28 देश हैं, 33 देश हैं, 44 देश हैं, या 30 देश हैं, बताओ भैया। यूरोप महाद्वीप जो है ये 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में जो बसे देश हैं वो बेसिकली कितने हैं, 44 हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 2 देश ऐसे हैं, कौन कौन से, एक रूस और एक है तुर्की। ये 2 ऐसे देश हैं जो यूरोप का भी हिस्सा हैं। ये तो यूरोप के हिस्सा हैं, ये यूरोप और प्लस एशिया, मतलब यूरोप के भी हैं और प्लस एशिया के भी हैं, दोनों। तो इसकी इनकी भी गिनती होती है। तो बेसिकली 44 देश में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे, बताओ भैया। 1893, 1899, 1905, 1914। देखिए बात करते हैं अगर हम गांधी जी की, तो गांधी जी जो है ये सेठ अब्दुल्ला हुआ करते थे, भारत के व्यक्ति थे, लेकिन वो चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो सेठ अब्दुल्ला जो है इनका केस हो गया दक्षिण अफ्रीका में। सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इन्होंने, जो सेठ अब्दुल्ला थे, इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया कि साहब आप आइए हमारा केस लड़िए। कब, 1893 में। 1893 में ये आए और इनका केस लड़ने के लिए बेसिकली आए थे। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी के अंदर विचलित हो गए और डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी उसके खुद भी शिकार हो गए थे। जॉन मेरिट्सबर्ग हमने बताया था आपको, वहाँ उनको उतार दिया गया था। हम गांधी जी को शुरू करेंगे आज से पढ़ाना, तो आज से जब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के हम बताते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1893, ठीक है। 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 14 से लेकर 18 तक चला था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है क्या कहलाता है, हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52 इम्प्रिंट, या 52वां समानांतर दक्षिण। बताओ भैया क्या कहलाता है इसका। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो आपका ये इसमें देखा जाए तो वह अक्षांश वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 52वां समानांतर दक्षिण। तो इसमें आपको 2 में कन्फ्यूजन था, तो बेसिकली इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि जो आप अगर यहाँ पे अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश की बात करते हैं, यह जो है ये वायुदात पेटी है। और कैसी वायुदात पेटी है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, ठीक है। यह पेटी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो बेसिकली 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री
30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर व पूर्व में स्थित है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 52वां समानांतर दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ भैया, ये बेसिक क्वेश्चन था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था? देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली किस पर आधारित थी? वो कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल जो है वो बहुमुखी प्रतिभा प्रगति का युग कह सकते हैं इसको। और इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में भी अतीव प्रगति हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे पूछा जाए आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो बेसिकली कृषि था, जो धीरे धीरे व्यापार को जब महत्व बढ़ने लगा तो अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहित करने की बात होने लगी। बात की उसमें बेसिकली आप कृषि अर्थव्यवस्था ही मानेंगे। हालांकि बाद में व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन उससे पहले क्या थी? ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? दूषणकारी तत्वों से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, एसिडिक पीएच या स्वादिष्ट? बताओ भैया इसका क्या होगा राइट आंसर? देखिए, अगर हम बात करें पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का जो मापदंड है वो बेसिकली एसिडिक पीएच नहीं है। इसमें पूछा क्या है? मापदंड नहीं है। दूसरे तत्वों से मुक्त होना चाहिए, ये भी बात सही है। खनिज पदार्थों से युक्त होना चाहिए, ये भी बात सही है। और स्वादिष्ट, भाई स्वादिष्ट मतलब होना ही होना है। अब जाहिर बात जिसमें खनिज पदार्थ रहेंगे वो तो स्वादिष्ट होगा ही ना। तो एसिडिक पीएच जो है वो बेसिकली कोई मापदंड नहीं उसका है। पानी का जो पीने का पानी है वो दुष्टकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो, स्वादिष्ट हो तथा जल का जो पीएच मान संतुलित हो, बेसिकली वही ध्यान दिया जाता है। इसमें एसिडिक पीएच नहीं देखा जाता। अब एसिडिक वैसे नहीं, इसकी पीएच वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाता है कितने पीपीएम का पानी, जो जिसे पूछा जाता है कभी कभी कितने पीपीएम का पानी जो है इसमें जो है पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो बेसिकली पीपीएम की बात होती है। तो इसमें बहुत मतलब माइनूट होता है, 0.7 पीपीएम होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो है एसिडिक, तो ये बेसिकली यही वाला गलत ऑप्शन, एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए। इसका जो पीएच है, कितना पीएच है इसका पीएच है शुद्ध जल का 7, तो 7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत, यहाँ पे भूमिगत जो लिखा है वो भूमिगत होगा, भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तमिलनाडु, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? बताओ भैया कौन होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। और ये जो योजना है इसकी, ये आज से नहीं, ये सन 2001 से है, ठीक है। ये 2001 से ही शुरू किया था। यह बारिश के जल का संग्रहण का एक आसान और पुराना तरीका है जो स्वयं के पानी की जरूरत को पूरा कर सकता है, वो पूरा कर सकता है इसको। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण की नहीं है? ये पूछा जाता है बहुत, मतलब ऐसे प्रश्न आप देखिएगा जो होने वाला है पीटी, इसमें ऐसे प्रश्न पक्का एक प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो आर के नारायण की नहीं है कौन सी, ये पूछा गया है। तो बेसिकली द डार्क रूम, डार्क हार्स ना पढ़ना, डार्क रूम लिखा है, डार्क रूम ये भी आर के नारायण की है। मार्गरेट डेज ये भी है। वेटिंग फॉर महात्मा ये भी है। लेकिन चंद्रकांता जो है ये किसकी है? चंद्रकांता जो है ये आर के नारायण की नहीं है। जो आर के नारायण की ये नहीं है, ठीक है। जो चंद्रकांता ये बेसिकली देवकीनंद खत्री, एक नाम आप देवकी नंदन खत्री, कभी कभी नाम नहीं आता है, हम लोग याद करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देवकीनंद खत्री जो है बेसिकली चंद्रकांता के लेखक, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम की नहीं है? बताओ भैया। हमने इसलिए ऐसे प्रश्न लिए ताकि 2-3 किताबें आपको इसमें से फंसा देंगे। देखिएगा आप, ये लूसेंट है बेसिकली। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इग्नाइटेड माइंड्स, साइंटिस्ट टू द प्रेसिडेंट, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। बताओ भैया क्या होगा इसका? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ये भी सही है। अब्दुल कलाम की है साइंटिस्ट टू द प्रेसिडेंट, ये भी सही बात है। इग्नाइटेड माइंड ये भी। लेकिन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये बेसिकली एक आप सुने होंगे लेखिका है अरुंधति रॉय, ये इनकी रचना, तो इसमें राइट आंसर आपका जो है ये ए सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर के अभी रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? पूछा है
ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र, ऑप्शन डी हेनरी ड्यूनेंट। देखिए अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ ठाकुर की, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे ये शांति निकेतन की स्थापना किए थे। किसके? शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना जो है ये किए थे। उसके बाद विनोबा भावे की बात करते हैं तो विनोबा भावे जो है पवनार आश्रम, पवनार आश्रम की स्थापना किए थे। अगर आचार्य नरेंद्र देव की बात कर दें तो जो आचार्य नरेंद्र देव हैं ये समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या? समाजवाद के प्रवर्तक। और जो हेनरी ड्यूनेंट हैं ये बेसिकली क्या है? ये रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं। आगे रेड क्रॉस के विषय में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो बेसिकली 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और इसका उद्देश्य जो है युद्ध तथा विपदा के समय में कठिनाई से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष जो है रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के स्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। जहाँ तक रेड क्रॉस की संस्था के उद्देश्य व कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों में सरकार के बीच समन्वय स्थापित करके जो है आने वाली महामारी जो बीमारी होती है उससे जैसे प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों की सहायता करती है। और इसका मुख्य कार्य क्या? मानव सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। चलिए इसका राइट आंसर आपका देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला क्या है? कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या भारत रत्न? बताओ भैया क्या दिया जाता है? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ग्रेमी पुरस्कार की तो ग्रेमी पुरस्कार जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ग्रेमी पुरस्कार आपका 1958 से ये दिया जा रहा है। कब से? 1958 से दिया जा रहा है। किसके क्षेत्र में? ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। क्या? जो ग्रेमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में, किसके? संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मान बुकर की बात करें तो जो मान बुकर पुरस्कार है ये करीब 1969 से दिया जा रहा है मान बुकर पुरस्कार, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। ग्रेमी संगीत हो गया, मान बुकर जो ये साहित्य हो गया। उसका तो कभी पूछा जाता पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये करीब 1917 से ही शुरू है और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है इसको दिया जाता है। ठीक है। भारत रत्न की बात कर लें तो जो भारत रत्न है मेरे दोस्त, भारत रत्न जो है ये आपके 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है। 26 जनवरी को जो है इसके जो जनवरी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है। हालांकि इसको 1977 में बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से शुरू किया। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार गठन कब किया गया था? 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में। देखिए भारत सरकार ने सरदार पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2019 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गठन भी किया था। ठीक है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान कराना है। ठीक है। पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति लेख दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नगद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक योग्य मामले को छोड़कर मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। ये बड़ा फेमस प्रश्न आता है, ब्लैक गांधी किसका उपनाम था? बताओ भैया ब्लैक गांधी किसका उपनाम था? देखिए समुद्रगुप्त की बात करें, ऑप्शन ए आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। तो समुद्रगुप्त को भैया क्या नाम था? उस समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। चाणक्य भैया क्या थे? तो चाणक्य जो है भारत के मैकियावेली, भारत के मैकियावेली थे। अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट इसको लिटिल कारपोरल कहा जाता था। क्या?
लिटिल कारपोरेल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो इन्हीं को जो है जूनियर गांधी या ब्लैक गांधी जो भी आप कह सकते हैं, इनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास हेल्पफुल भी है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।